नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आपका पहला पेपर हो चुका है और उम्मीद करते हैं सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि कितने क्या नंबर आपके आ रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है चतुर्थ सेमेस्टर 2021 का आरंभिक स्तर पर भाषा, इसका आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। और इसी के क्रम में आगे जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे उनका सॉल्यूशन हम देखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपका पेपर है वो तो हो चुका है। कल जो पेपर है उस सभी वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पर आपको दे दूंगा। तो पहला प्रश्न आपका था स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन भी दिए गए थे। पा ऑप्शन था, का ऑप्शन था, चा ऑप्शन था और या। आपको मैंने क्लियर तरीके से बताया था कि स्पर्श व्यंजन जो है आपके का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक आते हैं। और का वर्ग में आपका का भी आता है, पा भी आता है और जो चा है वो भी आता है। पर जो यारा लावा है ये आपके अंतस्थ में आते हैं। इसीलिए आपका यहां पर चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दूसरा कि जो शाह है षटकोण वाला, इस वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, मूर्धा है, तालु है या फिर ओष्ठ है। ये भी मैंने आपको बताया था कि हर साल यहां से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो जो शाह है ये वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा जो है आपका दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा। जिसको थोड़ी सी भी संस्कृत आती होगी उसे एक सूत्र याद होगा, संस्कृत में होता है ऋतु रसाड़ा मूर्धा। तो वो जो शाह ये वाला होता है वो यही होता है मूर्धा में, आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि जो ज्ञा वर्ण है वो किन दो वर्णों के मेल से बना है। ये भी मैंने कहा था कि जितने संयुक्त वर्ण हैं ये आपके किन किन से मिलकर बने होते हैं, ये भी हर साल पूछा जाता है और मैंने आपको सभी बताए भी थे। इन चारों ऑप्शन में अगर बात करें तो आपका आंसर इसमें से जा प्लस इया वाला ये आपका तीसरा वाला बिल्कुल सही होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहला वर्ड होता है उसमें इस प्रकार से हलंत भी लगता है। तो जा सबसे पहले लिखा हुआ है, इसमें हलंत भी लगता है। जैसे कि आपका छत्रज्ञ का जो चा होता है वो का प्लस शा जो है षटकोण वाला उससे मिलकर बना होता है, तो उसमें भी स्टार्टिंग में का में हलंत लगता है। सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न कि अंगा आहा जो वर्ण है वो कहलाते हैं केवल स्वर, केवल व्यंजन, उत्क्षिप्त या अयोगवाह। तो मैंने आपको अनुस्वार और विसर्ग दोनों चीजें बताई थी। यही आपके तो अयोगवाह होते हैं। जो अनुस्वार होता है उसमें इस प्रकार से बिंदी लगती है जो कि अंगा में लगी हुई है, और आहा में जो आपका विसर्ग लगा हुआ है ये दोनों आपके अयोगवाह जो है वो कहलाते हैं। चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि साइलेंट यानी कि मूक मौन वर्णों का प्रयोग होता है अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषाओं में या फिर सभी भाषाओं में। इस प्रश्न में अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो यहाँ पर वाचन को लेकर नहीं पूछा गया, लिखा है मूक या मौन वर्णों का प्रयोग किसमें होता है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन सही होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर सभी भाषाओं में या फिर आपका अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में आप साइलेंट वर्ड जो है वो पढ़ते हैं। जैसे आपका स्पेलिंग होती है ना नाइफ, के एन आई एफ ई, तो हम इसे नाइफ पढ़ते हैं, के आपका साइलेंट रहता है। तो इंग्लिश में तो आपका यूज होता है। संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण उसमें होता है, यानी कोई साइलेंट आपको अधिकतर नहीं देखने को मिलता है। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अंग्रेजी भाषा जो है आपका सही होना चाहिए। और एक चांस ये भी बन सकता है कि उपयुक्त सभी भाषाओं में भी हो सकता है। बाकी आपने क्या इसका लगाया है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा इसका आंसर। जब आपका किसी किताब वगैरह में अगर दे रखा होगा तो उसको आप सही मान सकते हैं, अगर दे रखा हो तो कमेंट में बताइएगा। छठा देखते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं का, गा, चा, जा, का, खा और घा या फिर पा और बा। तो आप सभी जानते हैं कि जो आपके अलग अलग वर्ग वर्ग बटे होते हैं ना, इसमें जैसे का वर्ग हो गया तो का, खा, गा, गा, अंगा। तो जो सबसे पहला होता है वो सभी आपके अल्प प्राण में आते हैं, और अगर का वर्ग है स्टार्टिंग का से हो रहा है तो ये आपका अल्प प्राण में आता है, यानी ये नहीं होगा आंसर। इसी प्रकार अगर बात करें पा, तो ये भी पा वर्ग स्टार्टिंग यहीं से है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। दो बचे इसमें, चा वर्ग भी सेम ऐसा ही है, पहला आता है तो ये भी नहीं होगा। बचा तीसरा वाला ऑप्शन, तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन जो है खा और घा, ये जो है आपका सही होगा। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। थोड़ा सा जो पिक्चर क्वालिटी है थोड़ा सा जो है कम है, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देखिएगा। तो खा भी आपका अघोष और महाप्राण में आता है, और जो घा है आपका ये भी सघोष महाप्राण में आता है। अगला देखते हैं आपका सातवां प्रश्न। और पेपर आप लोग भेज दीजिएगा, फेसबुक पर आप भेज सकते हैं या तो मैंने इंस्टाग्राम करके भी आपका जो लिंक है वो दे रखी है वहां भी भेज सकते हैं, या टेलीग्राम पे एक नंबर भी भेजा था उस पर भी भेज सकते हैं। सातवां प्रश्न है संज्ञा शब्द होते हैं विकारी, अविकारी, यौगिक या योग रूढ़। मैंने आपको बताया था कि जब आपसे शब्द का वर्गीकरण पूछा जाए और किसके आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, तब आपके प्रकार जो है वो होते हैं विकारी, ये विकारी और अविकारी। और
जिसमें से जो आपका विकारी होता है, ये अगर बात करें तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द सभी आपके विकारी में आते हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, जब आप लिंग परिवर्तन करते हैं तो लड़की पढ़ रही है, तो लड़का और लड़की दोनों क्या है, संज्ञा है। तो आपको मैंने चारों ही चीजें बताई थी, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। यही चीजें अभी आप आगे देखेंगे, यूपी टेट का पेपर, यहाँ पर विकारी आंसर हो जाएगा। यही चीज यूपी टेट में देखेंगे, सुपर टेट में देखेंगे, तो चीजों को जानते हुए चलिए, केवल ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा करनी है आपको। अगला देखते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आपके ऑप्शन 5, 6, 7, 8 में से 6 जो है, दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नवा प्रश्न है, वाच्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न था, आप सभी जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं वाच्य। एक होता है आपका कृतवाच्य, एक होता है आपका कर्मवाच्य और एक होता है आपका भाववाच्य। प्रीवियस ईयर में आपका सेंटेंस भी चेंज करने को एक बार आया था, वो मैंने सेंटेंस भी चेंज करके ये बताया था। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्धरण विराम चिन्ह है। देखिए मैंने विराम चिन्ह सभी इसीलिए फास्ट रिवीजन में आपको दिखा दिए थे। तो इन चारों ऑप्शन में से आपसे पूछा गया था, और प्रश्न है यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट के लिए विराम चिन्ह करके ऑप्शन में यानी प्रश्न में ही दे रखा है। तो ये जो आपका चौथा वाला ऑप्शन दे रखा है, ये किसका होता है, ये होता है विवरण चिन्ह का। तो ये तो कभी ऑप्शन नहीं सही आप करेंगे। ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, ये आपका क्या होता है, इसी को हम कहते हैं, जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको हम क्या कहते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। और यही उद्धरण विराम चिन्ह आपका पूछा गया था। विराम चिन्ह आपका उद्धरण के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको साथ में जोड़कर लिखा गया है, उद्धरण विराम चिन्ह। तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जो सबसे पहला ऑप्शन लिखा था, ये आपका उप विराम चिन्ह होता है, जिसे हम अपूर्ण विराम भी जो है वो कहते हैं। और जो दूसरे नंबर वाला लिखा था, जिसमें डॉट और नीचे कॉमा रहता है, ये आपका होता है अर्ध विराम। यही सारी चीजें मैंने आपको इसीलिए सारे दिखा दिए थे जब आपने फर्स्ट डिवीजन देखा था। अगला है, संबोध निर्माण का चरण क्या होता है। मिलान करना, तुलना करना, दोनों। और चौथा ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई नहीं। ऊपर है, मैं यही बता रहा हूँ, चौथा ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझिए। यहाँ से प्रश्न आपका वन लाइनर में 2018 का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था, वहां से पूछा भी गया था। तो संबोध निर्माण होता क्या है। संख्या पूर्व तैयारी और संबोध आपका होता है कि जैसे स्टार्टिंग में बच्चा स्कूल में आता है, तो जरूरी ये नहीं कि उसे आप पढ़ाना शुरू कर दे। उसके जो बेसिक चीजें हैं कि वो छोटी बड़ी चीजों में अंतर कर पा रहा है, कम अधिक चीजों में अंतर कर पा रहा है, आगे पीछे, अंदर बाहर, यानी जो मेन, जब से जो बेसिक चीज होती है किसी चीज को रटाने से पहले, संख्याओं को समझना, उसकी तैयारी के संदर्भ में जो आपकी सारी स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, वो आपका संबोध निर्माण का चरण होता है। और उसमें आप मिलान करना भी बच्चों को सिखाते हैं, तुलना करना भी सिखाते हैं। तो 1 और 2 दोनों आपका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 12वां। 12वां प्रश्न है कि संबोध निर्माण के आधार पर निम्न में से कौन जो है वो सत्य है। पहला कह रहा है वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में अनुभव। दूसरा कह रहा है ज्ञात से अज्ञात के क्रम में अनुभव। तीसरा कह रहा है अवधारणा या संबोध निर्माण के लिए प्रत्यक्षीकरण। और चौथा है मूर्त अमूर्त के क्रम में अनुभव। तो अभी मैंने आपको बताया संबोध निर्माण के संदर्भ में, मैं फिर से आपको वही पेज दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं, ये SCERT PDF से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी किताबों में राजन पवन हर जगह गलत ऑलरेडी लिखा रहता है। तो जो यहाँ पर लिखा है उसी के आधार पर दिखा रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि संख्या पूर्व संबोधों की जो समझ है, उन्हें ठोस, मूर्त और अन्य वस्तुओं जो है उनके माध्यम से कराएं। क्योंकि ठोस और जो मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय रहते हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। और ठोस और मूर्त वस्तुओं का जब स्टार्टिंग में आप कराएंगे, बाद में फिर अमूर्त को लेकर कराएंगे, तो मूर्त अमूर्त के क्रम में जो अनुभव है, आपका चौथा वाला ऑप्शन ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। अब घटनाएं तो आप बच्चों को यहाँ सिखाना नहीं शुरू कर देंगे। कंसेप्ट निर्माण बहुत लास्ट में चीज है। ज्ञात से अज्ञात और मूर्त अमूर्त जो है, इसके अंतर्गत जब मूर्त वर्ड का यूज यहाँ पर किया गया है, चीजों को वहां पर सामने उनके समक्ष छू रहा है, इंद्रियों का प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए आपका चौथा वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा। और ये सभी जो यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, ये अपने अनुसार बता रहा हूँ। यदि आपकी किसी किताब में कोई पुस्तक से ये प्रश्न दिया गया है, अगर वहां पर ऐसा कुछ आंसर अलग दिया गया है, तो आप उसे भी मान सकते हैं। पर मैं आपको सारी चीजें प्रूफ के साथ इसलिए दिखाते जा रहा हूँ। 13वां प्रश्न है, संख्या 6, 5, 3, 4, 2 में से 7, 8, 4, 4, 3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के हजार वाली संख्या क्या होगी। तो संख्या को एक साइड हम लिख लेते हैं, 6, 5, 3, 4, 2। और दूसरी संख्या 7, 8, 4, 4, 3। तो 3 2 होता है 5, 4 4 8, 4 3 7। और पूछा क्या गया, हजार वाली संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, अगली वाली संख्या। तो 5 में 8 जोड़ेंगे,
तो आपका 13 आएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, 1 ऊपर लिखेंगे और 7, 6 और 1, 7 दूनी 14 होता है, ये 6 मिलकर 7 हो जाएगा, तो यहाँ 14 आएगा। तो आपको बताना था हजार वाली संख्या, तो इकाई पे ये है, दहाई पे ये है, सैकड़ा पे ये है, हजार पे 3 है, तो आपका आंसर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 प्रश्न कि 6534 को 7 से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा। तो 7 आप बाहर रखिए और इसको अंदर रखिए, 6, 5, 3, 4। अब भाग देंगे, 7 के पहाड़े में 65, 9 बार में 6 9 जा जाता है आपका, तो यहाँ पर लिखते जाइए, इस साइड लिख देते हैं, चलिए 6 9 जा 54, 6 नहीं 7, इसको रफ करते हैं, 7 9 जा 63। रस में 7 कह रहे हैं ना, तो 7 से दे देंगे, हाँ फिर ठीक है, 7 9 जा 63, 2 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पर 3 उतार लेंगे, यहाँ पर 4 उतारेंगे भी नहीं तब भी 7 से आप काट सकते हैं, 23 है, तो 7 3 जा 21 होता है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं 21, इसको थोड़ा जूम आउट कर देते हैं ताकि एक ही पेज पे सारी चीजें आपको दिखाई दें। तो यहाँ भी आपका 2 बचेगा, ये 4 उतारेंगे, फिर आप देखिए 7 3 बार में जाएगा, 7 तियां 21, तो यहाँ पर भी आपका नीचे क्या आएगा 21 आएगा, और जो शेष बचेगा वो कितना बचेगा, 3 जो है आपका शेष बचेगा। अब प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा था, शेषफल और भागफल दोनों बताना था, तो भागफल आपका क्या आया 933 आया, पहला वाला ऑप्शन, और शेषफल आपका 3 आया, तो पहला ही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट बहुविकल्पी, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इसी प्रकार आपके लिए हम और अधिक से अधिक मेहनत जो है वो करते रहें। लास्ट बहुविकल्पी है कि एक ऑयल मिल की वार्षिक आय दे रखी है 397796, दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय दे रखी है 246759। एक ऑयल मिल की वार्षिक आय इतनी दे रखी है और दूसरे ऑयल मिल की वार्षिक आय इतनी दे रखी है, तो कह रहा है पहले मिल की वार्षिक आय दूसरे से कितनी अधिक है। इतना आसान सा प्रश्न, यानी जो पहले वाले ऑयल मिल की वार्षिक आय है वो ज्यादा है 397796, और दूसरे ऑयल मिल जो है उसकी वार्षिक आय उससे कम है 246759, और कह रहा है कि पहले वाले मिल की दूसरे वाले से कितनी ज्यादा है, तो घटा दीजिए सीधे सीधे, माइनस ही तो करना था आपका। यहाँ आपका आएगा 7, यहाँ पर आपका आएगा 3, यहाँ पर आपका आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1। 151 037 देखिए किस ऑप्शन में, दूसरे वाले ऑप्शन में है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं चलिए अब हम हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। तो जो थ्योरी वाले हैं उसको आप कर लेंगे, जो बताने वाले होंगे वो मैं बता दूंगा। आप सभी जानते हैं 4 होते हैं LSRW, और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। और हिंदी में जब आपसे लिखेंगे तो लिखना, लिसनिंग मतलब सुनने को हम क्या लिखेंगे, श्रवण कौशल, और स्पीकिंग बोलने को आप क्या लिखेंगे, वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और रीडिंग लिखने को क्या लिखेंगे, लेखन कौशल, और राइटिंग यानी पठन कौशल। तो ये भाषाई कौशल के 4 प्रकार होते हैं। सुलेख आपको मैंने बताया था, ध्यान होगा, सुंदर लेख, मैंने 2 चीजें कंपैरिजन करके बताई थी, सुलेख भी था और एक और था शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियां। तो बेसिक ही आपको उसमें लिखने थे शुद्ध उच्चारण अभ्यास की विधियों में, कि जैसे मैं आपको एससीईआरटी पीडीएफ में दिखाऊं तो लिखे भी हुए हैं कि कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है। हिंदी वर्णमाला का समुचित ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, कठिन जो शब्द उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए, इकार उकार संबंधी असिद्धियों का बोध कराना चाहिए, यही सब आप लिख सकते थे। कोई पर्टिकुलर यहाँ पर नियम के बारे में नहीं लिखना था, और अति लघु में आया था तो कोई भी आप इसमें लिख सकते थे। अपने से छोटों के लिए स्नेहपूर्ण 4 शब्द, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किस प्रकार से होते हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि स्टार्टिंग की अगर बात करें, प्रारंभ की, हम कोई चीज शुरू करते हैं तो लगाते हैं ना प्रिय, तो ये हम अपने से छोटों के लिए तो लगाते हैं प्रिय, या अनुज वर्ड लगाते हैं, ये सब हो गया। अभिवादन स्वीकार करने के लिए हम आपको किसी छोटे बच्चे को या अपने से छोटे को कहना है तो कहते हैं प्रसन्न रहो, चिरंजीव रहो। और अगर किसी प्रकार का पूरा हम लेटर लिखना है, सबसे लास्ट में लिखते हैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, 4 लिखने थे कोई भी आप लिख सकते थे। अव्यय को सोधारण स्पष्ट कीजिए, तो अव्यय भी मैंने बताया था आपको कि जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम कहते हैं अव्यय। अनुनासिक ध्वनि युक्त 4 शब्द कोई भी लिख सकते थे, अनुस्वार अनुनासिक मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर व्यंजन नहीं पूछा गया है, आपसे स्वर पूछे गए हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, एक आपका आ और ई बड़ी जो है वो मिलकर ए बनाता है, इसी प्रकार आ और ए मिलकर जो है आपका
ए बनाता है। इसी प्रकार आ और उ मिलकर जो है आपका ओ बनाता है। इसी प्रकार आपका आ और ओ मिलकर जो है वो औ बनाता है। एक मात्रा लगेगी और जो बनेगा वो आपका जो है औ बनेगा। तो ये सभी आपके होते हैं संयुक्त स्वर। यहाँ पर लिखा ना विच्छेद सहित लिखिए, तो विच्छेद सहित आपको लिखना था। अगला है राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, तो कर्ता यहाँ पर प्रधान है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य है? आपका कृतवाच्य है। पर प्रश्न में आपसे क्या कह रहा था? कर्मवाच्य में इसको बदलिए, और कर्मवाच्य में क्या होना चाहिए? आपका कर्म प्रधान होना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि जो रावण है वो राम के द्वारा मारा गया, ये आपका जो है वो होगा। रावण राम के द्वारा मारा गया। और यही अगर आपसे पूछा गया होता क्या? भाववाच्य, तो वहां पर भाव की प्रधानता होती, तो राम से रावण मारा गया, ये आपका बनता। क्या बनता? राम से रावण मारा गया। तो कर्म पूछा गया था, तो इसलिए आपका ये बनेगा, रावण राम के द्वारा मारा गया। अगला देखते हैं लिखना सिखाने की जो पद्धति है उनको जो है वो बताइए। तो ये सब थ्योरी बेस्ड है, आपको मैंने बताई थी। पठन की प्रक्रिया में आरोह अवरोह बलाघात सारी चीजें बताई थी कि जो बच्चे हैं अगर आप आरोह अवरोह नहीं रहेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे। अगला है अग्नि के चार पर्यायवाची शब्द। तो आपका अनल होता है अग्नि का, पावक होता है, दहन होता है, ज्वलन होता है, धूमकेतु होता है, कृशाणु होता है, हुतासन होता है, ज्वाला होता है, आग होता है। बहुत से पर्यायवाची होते हैं। आपके चार कोई लिखने थे। घटाने से क्या आशा है? मैंने घटाना बताया था और ये भी कहा था, उसके ऊपर इकाई दहाई इस टाइप से लिख दीजिएगा। अगला है संबोध निर्माण के चरण। तो जो स्टार्टिंग में बहुविकल्पी मैंने आपको बताया कि संख्या जो बोध है उनका बोध कराना, और आसपास की मूर्त वस्तुओं से, वो सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे। किसी संख्या के भाजक 9 है, भागफल 7 है, शेषफल 6 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप जो भागफल जैसे करते हैं वैसे इसको बनाइए। यहाँ पर क्या दे रखा है? भाज्य आपको दे रखा है प्रश्न में, कितना? नहीं, भाज्य निकालना है। दे क्या रखा है? भाजक दे रखा है, तो भाजक मतलब बाहर रखेंगे 9, ये आपका भाजक होता है। भागफल 7 बार में जा रहा है, भागफल होता है जितने से आप ले जा रहे हैं, तो यहाँ रख लीजिए 7। और अंदर वाली वैल्यू आपको जो है वो बतानी है। और शेषफल आपका कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ कोई संख्या आएगी। शेषफल आपका 6 बच रहा है। तो आप जानते हैं 9 7 जा कितना होता है? 63 होता है। यहाँ पर आपका आएगा 63। और आपका अगर शेष 6 बच रहा है तो 63 से 6 संख्या ऊपर वाली बड़ी होगी, वही आपकी भाज्य हो जाएगी। तो 63 में आप क्या करेंगे? 7 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो भाज्य है उसकी जगह कितना आएगा? 70 आएगा। अब इसको यहाँ पर रख के देख लीजिए कि यहाँ पर अगर 70 होगा तो 9 7 जा 63 ले जाएंगे, 70 में से 63 घटाएंगे तो 6 आपका बच रहा है। तो प्रश्न के अनुसार 6 आपका क्या है? शेषफल है। 7 आपका क्या है? भागफल है। 70 जो है, जो प्रश्न में पूछा गया था, वो भाज्य है। और 9 जो है आपका भाजक है। तो यहाँ पर आंसर 70 हो जाएगा। और लास्ट है आपका अति लघु त्रिप्रश्न की, किसी पुस्तकालय में एक अलमारी में 725 पुस्तकें आती हैं और तब 719925 पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियों की आवश्यकता। मैंने क्या कहा था? हर साल ऐसा एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर आपकी इन्होंने संख्या थोड़ी बड़ी कर दी है, वरना तो और ज्यादा इजी आता था। जब प्रश्न में लिखा है ना कि एक अलमारी में इतनी पुस्तकें आती है, तो इतने के रखने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। तो 719925 को आप 725 से डिवाइड करेंगे तो आपका 993 आएगा। यही जो है वो आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया था कि अलमारियों की आवश्यकता कितनी होगी। सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए। लघु उत्तरीय प्रश्न सब थ्योरी बेस्ड है। मैं आपको केवल प्रश्न दिखा देता हूँ कौन कौन से टाइप के आए थे। हिंदी भाषा में विराम चिन्हों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक स्तर पर चित्रपटन का महत्व। वर्तनी सुधार के लिए कक्षा कक्ष में किए जाने हेतु सुझाव। अल्प प्राण महाप्राण ध्वनियों में अंतर। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के भेद। लिखना सिखाने हेतु मारिया मोंटेसरी का मत क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। संबोध निर्माण के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? इकाई से दहाई तक बढ़ने में आने वाली समस्याएं। भाग के गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? एससीईआरटी का इसीलिए मैंने भेज दिया था टेलीग्राम पर कि आप देख अवश्य लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न दोनों से मिला जुला कर ही पूछे जाते थे। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, और आपके टोटल प्रश्न कितने सही रहे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।